तो आज बात करते हैं उपन्यास डार्क हॉर्स की। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उन लाखों नौजवानों की हकीकत है जो हर साल एक बहुत बड़े, बहुत मुश्किल सफ़र पर निकलते हैं। चलिए मिलकर देखते हैं इस अनकही दास्तान को। और देखिए, लेखक ने खुद ही ये साफ कर दिया है। मतलब ये कोई फिक्शन नहीं है, कोई बड़ी बड़ी साहित्यिक बातें नहीं है इसमें। ये तो वो कहानी है जो उन्होंने अपनी आंखों से देखी, अपने कानों से सुनी, एक असलियत। तो सवाल बड़ा सीधा सा है। आईएएस अफसर बनने का सपना तो लाखों लोग देखते हैं, पर उस सपने के पीछे की असलियत क्या है, रास्ता कैसा है? ये कहानी हमें उसी हकीकत से रूबरू कराती है। तो चलिए मिलते हैं कहानी के हीरो संतोष से। अब संतोष की दुनिया में ना आईएएस बनना सिर्फ एक जॉब नहीं है। उसके पिता हैं विनायक बाबू, और उनके लिए तो ये एक जेनरेशनल सैल्वेशन प्लान है। एक ऐसा सपना जो आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों को तार देगा। सोचिए, 3 पुश्त तार देगा। ये बात हो रही है संतोष के पिता और गांव के एक टीचर के बीच। यहीं से अंदाजा लगता है कि एक एस्पिरेंट के कंधों पर कितना कितना ज्यादा बोझ होता है। ये सिर्फ उसके करियर की बात नहीं है, ये तो 3 पीढ़ियों का सवाल बन जाता है। और देखिए, उस माहौल में ना एक सोच थी कि डॉक्टर या इंजीनियर बनकर कोई अपना करियर बनाता है, अपनी जिंदगी बनाता है। लेकिन आईएएस अफसर बनकर वो सिर्फ अपना नहीं, बल्कि अपनी आने वाली कई पीढ़ियों का करियर बना देता है। ये व्यक्तिगत सफलता नहीं, ये तो पूरे परिवार का, पूरे कुनबे का उद्धार है। और बस यहीं से संतोष का दिल्ली का सफर शुरू होता है। और ये शुरुआत है ना, बहुत इमोशनल है। इसमें वो सारे त्याग हैं, वो छोटी छोटी रस्में हैं जो शायद हर उस घर की कहानी है जहां से कोई बच्चा बड़े सपने लेकर बड़े शहर के लिए निकलता है। अब ये जो माँ का केयर पैकेज है ना, ये सिर्फ खाने का सामान नहीं है। इसमें ताज़ी बनी लिट्टी है, ठेकुआ, निमकी है। ये असल में माँ का प्यार है, उनकी चिंता है, उनकी दुआएं हैं। और इन सब छोटी छोटी चीज़ों के साथ एक बहुत बड़ा सपना भी उस बैग में पैक किया जा रहा है। और फिर पिताजी कहते हैं, खर्चे की चिंता मत करना, तुम्हारा काम मेहनत करना है। ये शब्द एक तरह से एक अनकहा कॉन्ट्रैक्ट है। परिवार पैसे की कमी नहीं होने देगा और बच्चे को मेहनत में कमी नहीं करनी है। ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो शायद भारत के लाखों घरों में साइन होता है, बिना किसी कागज के। तो ठीक है, अब सीन बदलता है। संतोष दिल्ली पहुंच चुका है और यहीं उस बड़े से सपने की चमचमाती तस्वीर पर पहली खरोच लगती है। दिल्ली का स्वागत किसी बड़े स्मारक से नहीं होता, बल्कि दिल्ली मेट्रो स्टेशन की उस भीड़ से होता है जो उसे देखकर ऐसा लगता है कि बस निगल ही जाएगी। बेचारा गांव से आया लड़का किसी से मदद मांगने के लिए उसे चाचा कह देता है और बदले में मिलती है डांट। ये एक छोटा सा मोमेंट है, लेकिन ये गांव की अपनेपन वाली दुनिया और शहर के इस बेगानी भीड़ के बीच का जो फर्क है ना, उसे साफ साफ दिखा देता है। और फिर संतोष मन ही मन सोचता है, क्या आराम है इसमें, कटहल के जैसे तो आदमी भरे पड़े हैं। किसी ने उसे बताया था कि मेट्रो में बड़ा आराम होता है, पर हकीकत कुछ और ही थी। ये वो पहला असली झटका था, सपने और असलियत के बीच। अच्छा, तो मेट्रो की भीड़ से निकलकर अब हम पहुंचते हैं उस जगह जिसे आईएएस एस्पिरेंट्स का मक्का कहा जाता है, मुखर्जी नगर। नाम तो बड़ा भारी है, लेकिन इस मक्का की असलियत उतनी पाक साफ नहीं है। और ये बात संतोष को बहुत जल्द समझ आने वाली है। और हाँ, पहली नजर में मुखर्जी नगर आपको मोह लेगा। हर तरफ टॉपर्स के बड़े बड़े पोस्टर, चाय की दुकानों पर जीडीपी पर बहस चल रही है, पराठे वाले के यहाँ काउंटर टेररिज्म पर चर्चा हो रही है। मतलब एक अलग ही माहौल है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ की हवा में ही ज्ञान और एम्बिशन घुला हुआ है। लेकिन बाहर का ये सारा इंटेलेक्चुअल माहौल एक तरफ और कमरे के अंदर की सच्चाई एक तरफ। जैसे ही संतोष राय साहब के कमरे में कदम रखता है, उसे एक ऐसी अजीब सी बदबू आती है जो उसने पहले कभी नहीं सूंघी थी। और वो बदबू एक तरह से उस चमक दमक वाले सपने के पीछे की असली गंदी सच्चाई थी। तो ये है मुखर्जी नगर की चकाचौंध के पीछे की हकीकत। बाहर बड़े बड़े पोस्टर और अंदर रसोई का इस्तेमाल जूते रखने के लिए हो रहा है। वॉश बेसिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई पान की दुकान का कोना हो। और बाथरूम, खैर बाथरूम की तो बात ही मत कीजिए। ये वो तपस्या है जिसके बारे में टॉपर्स के इंटरव्यू में कभी बात नहीं होती। और यहीं हमारी कहानी में एंट्री होती है गुरु राय साहब की। ये संतोष के गाइड हैं और खुद भी एक सीनियर एस्पिरेंट। राय साहब का जो इंटेलेक्चुअल अंदाज है ना, वो असल में इस हाई प्रेशर वाली दुनिया में सर्वाइव करने की जो मानसिकता है, उस पर एक जबरदस्त कटाक्ष है। संतोष बेचारा मेट्रो वाली बात बताता है कि कैसे एक बुजुर्ग ने उसे डांट दिया
और राय साहब देखिए उस छोटी सी बात को कैसे घुमाकर एक फिलोसॉफिकल लेसन बना देते हैं। कहते हैं एक सिविल सेवा एस्पिरेंट होकर आप ऐसे जनरलाइजेशंस नहीं कर सकते, मतलब हर छोटी बड़ी बात में ज्ञान। अब संतोष तो बेचारा पूरी तरह से राय साहब से इंप्रेस हो जाता है। उसे लगने लगता है कि बस यही है वो गुरु जो उसे आईएएस बनने के लिए जरूरी क्वालिटी सिखाएंगे। राय साहब की इस बौद्धिकता के सामने वो एकदम फिदा हो जाता है। और हद तो देखिए तब हो जाती है जब संतोष के फोन पर एक भोजपुरी गाना बजता है और राय साहब उसका भी एनालिसिस कर डालते हैं। कहते हैं कि ये गाना बुद्ध के फिलॉसफी पर आधारित है। ये जो सूडो इंटेलेक्चुअलिज्म है ना उस दुनिया का, उसका ये एकदम परफेक्ट और मजेदार उदाहरण है। मतलब राय साहब के हिसाब से एक आदर्श रिंगटोन में भी गहरे गहरे मैसेज होने चाहिए। उसे जिंदगी की सच्चाई बतानी चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए। ये मजाकिया तो है, पर यह दिखाता भी है कि कैसे उस दुनिया में हर छोटी से छोटी चीज को, यहां तक कि एक फोन की रिंगटोन को भी आईएएस की तैयारी से जोड़ दिया जाता है। तो भाई संतोष की तपस्या तो शुरू हो चुकी है, लेकिन ये जो शुरुआती झटके उसे लगे हैं ना, ये तो बस ट्रेलर है। असली सवाल तो अब ये उठता है कि क्या मुखर्जी नगर की एक कड़वी हकीकत संतोष और उसके जैसे लाखों नौजवानों के सपनों को निगल जाएगी? और यही सवाल इस कहानी को इतना जरूरी बना देता है।